दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के अंदर ऐसी स्थिति आ गई है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा कर दिया है अखिलेश यादव की पार्टी के यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कुछ देर पहले आज तक से बातचीत की और बातचीत में एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया, ये कहते हुए कि अभी आप देखते जाइए, चुनाव आने दीजिए उपराष्ट्रपति का। हालत बीजेपी में यह है कि बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होने वाली है। अब आप कहेंगे कुमकुम ऐसा कैसे हो सकता है, बीजेपी में भला क्रॉस वोटिंग क्यों हो सकती है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। तो जो सांसद हैं उनको अपने विवेक का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी होती है। तो अब धर्मेंद्र यादव ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है कहते हुए कि भाई बीजेपी और एनडीए में बहुत बड़े अंतर विरोध है, बहुत ही गतिरोध चल रहे हैं और आप देखते जाइएगा नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन हमें जो एनडीए की तरफ से है बहुत बड़े स्तर पर वोट मिलेंगे। आप धर्मेंद्र यादव ये बात राजनीति के लिहाज से बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो खैर धर्मेंद्र यादव ही बताएं, लेकिन इस बीच बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। दोस्तों, पिछले 2 दिन से जब से एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया तब से बार बार ये बात बोली जा रही थी कि एनडीए ने इंडिया की हवा निकाल दी, एनडीए ने डीएमके को धर्म संकट में डाल दिया कि एक ऐसे शख्स को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया जो तमिलनाडु से आते हैं। लेकिन अब इंडिया ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 पार्टियों को धर्म संकट में डाल दिया है। सबसे बड़ी पार्टी आप जानते हैं टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही आते हैं इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी। दूसरा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की दूसरी पार्टी जगन मोहन रेड्डी, उनके सामने भी धर्म संकट है भाई। और इसके अलावा दोस्तों बीआरएस, तीनों दक्षिण भारत की पार्टियां हैं। तो अगर एमके स्टालिन के सामने राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट ना करने को लेकर दक्षिण भारत की अस्मिता का संकट है, तो फिर ये तीनों बताएं इनके सामने कौन सा संकट खड़ा हो गया। तो मतलब ये एक ऐसा दाव है जिसके जरिए इंडिया गठबंधन ने या फिर ये कह ले कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा खेल किया है। खेल क्या है दोस्तों, एक्चुअली में इसको लेकर बहुत अंतर्विरोध था इंडिया गठबंधन के अंदर, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस चाहती थी कि कोई गैर राजनीतिक नाम आगे किया जाए। वहीं दूसरी ओर एमके स्टालिन की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि कोई दक्षिण भारत का चेहरा आगे किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एनडीए को या बीजेपी को ऐसा मौका मिले। तो कांग्रेस पार्टी ने दोनों को खुश भी कर दिया और एक बोनस भी मिल गया आम आदमी पार्टी ने। दोस्तों जी हाँ, आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया ब्लॉक से अलग हो चुकी है, उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को सपोर्ट दे दिया है। और तो और बाकायदा अब इंडिया गठबंधन की पार्टियों के नेताओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि देखिए एनडीए वालों ने जो कैंडिडेट दिया वो आरएसएस का कैंडिडेट है और हम जो कैंडिडेट दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इतने न्यायपालिका को समझने वाले, इतना शिक्षा में जिनकी इतनी गहरी पकड़ है, संविधान को इतने गहराई समझते हैं। एक उनके कैंडिडेट, एक हमारे कैंडिडेट। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर अब सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी वाले लोग चला रहे हैं, भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है, कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने दरअसल चंद्रबाबू नायडू से पूरी सहमति लेकर ही इस कैंडिडेट पर हरी झंडी दी है। अब हो सकता है इस पर नायडू की चुटकी ली जा रही हो, सब एक दूसरे की मौज लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा वो क्यों पीछे हटे। अब क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो अपने मुंह से बोलेंगे नहीं कि नहीं मैंने मना किया था, मैंने तो साफ मना किया था कि सुदर्शन रेड्डी को आप मत बनाइए वीपी का कैंडिडेट, ना ही वो हाँ बोल सकते हैं। तो एक ऐसी बात उड़ाई जा रही है, हालांकि इसमें सच्चाई भी हो सकती है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन ये बात अब कही जा रही है कांग्रेसियों द्वारा कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बाकायदा चंद्रबाबू नायडू से बात करके ही, उनसे सपोर्ट लेके ही इस नाम का ऐलान किया है। तो बड़ा सवाल तो ये दोस्तों कि अब बीजेपी वाले बताएं और उससे पहले गोदी मीडिया बताए। पिछले 2 दिन से हम यही सुन रहे थे कि स्टालिन फंस गए। अब बताइए कौन फंसे, अब नायडू फंसे क्या? ऐसे कोई हेडलाइन चलाएगा क्या? खैर छोड़िए दोस्तों, गोदी मीडिया के बारे में बात करके क्यों टाइम वेस्ट करना। वहीं राहुल गांधी ने भी सुदर्शन रेड्डी के नाम के ऐलान पर कहा, मैं श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता और न्याय के प्रणेता, वे हमारे संविधान की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों के अधिकारों, समानता और हमारे लोकतंत्र की रक्षा। हम इस वैचारिक संघर्ष में एकजुट हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अब आ जाते हैं एक और बड़े मसले पर दोस्तों। अब सोशल मीडिया में एक और खबर चल रही है कि दरअसल नायडू और रेवंत रेड्डी की भी बातचीत शुरू हो गई है। दोस्तों रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर। रेवंत रेड्डी और नायडू बहुत पुराने दोस्त कह सकते हैं आप, दोनों दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और दोनों की मुलाकातें भी होती रहती हैं और दोनों इसकी तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। अब जानकारी मिल रही, कांग्रेस पार्टी ने कहा है
रेवंत रेड्डी से कि आप नायडू से बात कीजिए कि हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए। भाई बातचीत तो सभी एक दूसरे से कर रहे हैं ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। इनफैक्ट कल ही दिखाई थी कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हमसे बात अगर राजनाथ सिंह करेंगे तो हम देखेंगे। भाई बातचीत तो सभी एक दूसरे से कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत नहीं कर सकते इंडिया गठबंधन वाले। लेकिन दिलचस्प ये है दोस्तों कि अगर राजनाथ सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से सपोर्ट मांग सकते हैं, जो कि उन्होंने किया भी है, फोन पर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी भी है, तो फिर सपोर्ट तो कोई भी मांग सकता है। तो अब बड़ा सवाल ये कि जब इंडिया गठबंधन की तरफ से फोन जाएगा, या फिर हो सकता है जा चुका हो, जो कि कहा जा रहा है कि भाई रेवंत रेड्डी को कहा गया कि आप बात कीजिए, तो नायडू क्या करेंगे? नायडू मना करेंगे। नायडू मना करेंगे तो फिर आंध्र प्रदेश की अस्मिता की सवाल कहां चला गया? क्योंकि आंध्र प्रदेश में जन्मे सुदर्शन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज रहे सुदर्शन रेड्डी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, तो ये बहुत बड़ा पद है। इसीलिए दोस्तों कई बार कहते हैं ना कि जब दिन बुरे चल रहे हो तो ऐसा ही होता है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं बीजेपी के चाणक्य कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, या पता नहीं बीजेपी के साथ क्या हो रहा है। मतलब बीजेपी पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो रही। आप उठाइए पिछले 10 से 15 दिन, जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चुनाव आयोग के खिलाफ, इनफैक्ट जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, तब से बीजेपी के खाते में एक अच्छी खबर नहीं आ रही है, ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ना नेशनल प्लेटफॉर्म से। अब देखिए आज हमारे मोदी जी एनडीए की बैठक में अपने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वहां भी मोदी जी नेहरू नेहरू करने लगे। मोदी जी को पता ही नहीं कि देश में कितने अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, और बीजेपी को यह लगा था कि अपने कैंडिडेट के जरिए वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक गेम खेलेंगे, और उसकी ऐसी हवा निकाली है इंडिया गठबंधन ने। अब आप बताइए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी कमाल की है कि नहीं है? खैर एक और बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, गलती हमारी भी है, क्योंकि दोस्तों एक नागरिक के तौर पर हम हमेशा किसने किसको पटखनी दी इसी पर चर्चा करते रहते हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ सुदर्शन रेड्डी साहब के बोलने का। सुदर्शन रेड्डी साहब कानून के इतने गहरे जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हैं, हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम कर चुके हैं, इतने वरिष्ठ वकील के तौर पर काम कर चुके हैं, लोकायुक्त के तौर पर काम कर चुके हैं। बहुत ही ऐतिहासिक फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिए हैं। संविधान के इतने गहरे जानकार हैं। वो कब बोले, मतलब वो बोलेंगे, जाहिर तौर पर वो बोलेंगे क्योंकि वो कैंडिडेट बनाए गए तो उनसे बात करके उनकी सहमति से ही बनाए गए होंगे। और जब एक गैर राजनीतिक व्यक्ति देश के हालात के बारे में बात करता है ना, तो बहुत सुखद होता है सुनना, खासतौर पर तब जब वो बहुत ही पढ़े लिखे हों। तो एक ऐसे शख्स जब देश के मौजूदा हालात पर बोलेंगे तो देश के नागरिकों के लिए भी एक सुनने का वक्त है, सुनने का एक मौका है। हमारे जैसे लोग भी 4 बातें सीखेंगे। तो दोस्तों ये भी एक पॉलिटिक्स का एक दाव चला इंडिया गठबंधन ने, ये दिखा करके देखिए हमने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आगे किया है। हालांकि ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं होगा अपने सहयोगी को जिताना, लेकिन अब दाव ऐसा चल दिया है कि चंद्रबाबू नायडू बेचारे पता नहीं क्या करेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि नायडू साहब सोच रहे होंगे कि आप करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, नाम किसका लें? वहां मोदी जी वहां भी नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरी रणनीति में कौन आगे रहा? और अब जिस तरह से व्यू चक्र इंडिया गठबंधन ने रचा है, क्या वाकई में नायडू को मजबूर किया जा सकता है कि वो पलटी मारें और सीधा सीधा एनडीए को छोड़कर इंडिया के पास चले जाएं? जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत इम्पॉसिबल जैसी बात है, लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स में क्या ही पॉसिबल नहीं है, आप बताइए। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बम फोड़ा था ये कहते हुए कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू तो एक फोन कॉल दूर हैं, दोनों के बीच में हॉटलाइन है। अब भगवान जाने वो हॉटलाइन अभी भी हॉट है कि नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।